बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग कहेंगे आपको अपने शो में जिसका नाम है सुबह से आगे। मेरा नाम आयशा यूसुफ है और आज मैं अकेली नहीं हूँ। कल आपको पता है हमारे साथ मौजूद नहीं थी मोहतरमा, आज आ चुकी हैं। आई होप ठीक ठाक होंगी। पूछ भी लेते हैं आप लोगों की और अपनी तसल्ली के लिए, आप ठीक हैं? अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। मेरा नाम अनम अहमद है। मैंने कहा साथ साथ बता भी दूँ। नहीं, आवाज़ से ठीक नहीं लग रही है। थोड़ी सी एनर्जी डाउन है, लेकिन बेहतर हूँ। अच्छा, कोशिश करके देखें थोड़ा सा एंथुसियास्टिक। आपको पता है कि मौसम चेंज हो रहा है तो उसके साथ साथ बीमारियां दिखाएं थोड़ा सा जरा। दिखाऊंगी, अभी शो थोड़ा आगे बढ़ने दें। मैंने कहा आयशा शुरू आप कर लें, आप ज्यादा एनर्जी के साथ शुरू कर सकती हैं। मेरी एनर्जी थोड़ी सी लो है, इसीलिए मैंने आयशा को ये, लेकिन कोई मसला नहीं है। हमें आपकी एनर्जी लो हो या हाई हो, हमें दोनों सूरतों में आपको कबूल है। आपके होने से बड़ी रौनक होती है हमारे शो के अंदर। ये बात काफी होती है। मिस भी किया और मेरे जो व्यूअर्स हैं वो गवाह हैं कि मैंने बार बार आपका जिक्र भी किया। बहरहाल जी, मुझे पता चल गया था। अल्लाह करे आप जल्दी से ठीक हो जाए। मौसम तब्दील हो रहा है तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आप अपना ख्याल रखें और डेफिनेटली अपनी इम्यूनिटी के ऊपर काम करते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अच्छा, इम्यूनिटी क्या करती है? आपको बचाती है कि आप आगे बढ़ने से रुक ना पाए। लेकिन एक और चीज़ हमारी क्रिकेट के अंदर भी हो रही है और वो ये है कि भारतीय टीम जो है ना वो आगे बढ़ती जा रही है और पाकिस्तानी टीम भी आगे बढ़ रही है। लेकिन जैसे जैसे वो फाइनल की तरफ मामला जा रहा है ना, मेरा दिल थोड़ा थोड़ा डरना शुरू हो चुका है, क्योंकि अब वो तीसरी दफ़ा हो जाएगा ना कि पाकिस्तान इंडिया आमने सामने होंगे। अगर पाकिस्तान इंशाल्लाह फाइनल में पहुंच जाता है तो जनाब एशिया कप में बांग्लादेश को शिकस्त देकर भारत के फाइनल के लिए क्वालिफाई करने के बाद अब फाइनल में पहुंचने के लिए दूसरी टीम अगर मगर की सूरत हाल उसके लिए जो है वो खत्म हो गई और रास्ता जो है वो आसान और बिल्कुल वाज़ेह हो गया है। पाकिस्तान के लिए भी फाइनल में पहुंचने के लिए इम्कानात बढ़ गए हैं। वो इस तरह से कि पाकिस्तान को अपना जो आज वाला मैच है, यानी आज सुपर 4 का जो मैच है पाकिस्तान का बांग्लादेश के अगेंस्ट, उसमें बांग्लादेश को शिकस्त देनी होगी तो पाकिस्तान फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा और फिर पाकिस्तान का भारत से फाइनल में मुकाबला होगा। यानी जो टीम आज जीतेगी वो इंडिया के साथ फाइनल हरा देगा बांग्लादेश को। हाँ, मेरे ख्याल से बांग्लादेश को इजी पीजी। और मेरे ख्याल से अब जो इनका इतना कॉन्फिडेंस है ना, इतना कॉन्फिडेंस आपको लगता है? हाँ, मुझे इसलिए लग रहा है ना, पिछला मैच आपने देखा है, चाहे हम इंडिया से हारे हैं बट एक बॉडी लैंग्वेज में थोड़ा सा शिफ्ट नजर आया पहले मैच की निस्बत। थोड़ा इंटेंट नजर आया, पॉजिटिविटी नजर आई और फिर वो जो बॉलर्स में और बैटर्स में खासतौर पर हम अग्रेशन मिस कर रहे थे ना, तो वो नजर आया। और फिर शाहीन आफरीदी से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पूछा गया, उन्होंने कहा कि फाइनल में मिलते हैं। तो वो मुझे कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है जो है ना ये बरकरार रहे इंशाल्लाह। मुझे भी यही उम्मीद है कि आज का मैच जीत ही जाएगी पाकिस्तानी टीम। लेकिन मसला जो है ना, दिल जो तीसरी मरतबा टूटने का खदशा है ना, वो इतवार के रोज चला गया है। तो इस खदशे से मुझे डर लग रहा है। अल्लाह करे पाकिस्तानी टीम जो है वो जीत जाए इस मरतबा, क्योंकि नो डाउट अबाउट इट इंडियन क्रिकेट टीम की क्रिकेट इस वक्त बहुत अच्छी है। बाकी सारी पॉलिटिक्स असाइड, सब कुछ एक तरफ, लेकिन वो क्रिकेट भी बहुत अच्छी कर रहे हैं। बहरहाल जी, थोड़ी सी और बता देते हैं अपडेट्स जो खेल के मैदान से आई हैं। वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैनेजमेंट ने श्रीलंकन क्रिकेटर विला लागे से उनके वालिद के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत किया है। पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ने गुज़श्ता रोज़ अबू धाबी में श्रीलंका के खिलाफ मैच के बाद विला लागे से मुलाकात की और उनके वालिद के इंतकाल पर अफसोस का इजहार भी किया था। ये गालबन वही वाली ख़बर है जिसमें आपको याद है कि इनके वालिद जो है मैच देखते हुए उनका इंतकाल हो गया था अफगानिस्तान के साथ। इनका मोहम्मद नबी अफगानिस्तान के, जिन्होंने ये जो बॉलर हैं विला लागे, इनको एक ही ओवर में 5 छक्के लगा दिए थे। और बताया ये गया कि उनके फादर जो हैं, उनके वालिद, वो मैच देख रहे थे विला लागे के और उनको हार्ट अटैक हुआ जिसके बाद उनकी जान चली गई। फिर आपको पता है कि पाकिस्तान की जो टीम है और मैनेजमेंट है वो उनके पास गए हैं, टीम मैनेजर गए हैं, नवीद अकरम चीमा, हेड कोच माइक हैसन भी गए हैं। आप ये देख सकते हैं माइक हैसन भी उनके साथ मौजूद हैं। तो उन्होंने इज़हार ताज़ियत किया है और उनको तसल्ली दी है। हाँ, क्वाइट यंग और डेफिनेटली इस तरह की तसल्लियाँ जो है ना ये बड़ी ज़रूरी भी हो जाती है और जेस्चर बहुत अच्छा है। इससे बाकी क्रिकेटर्स और बाकी क्रिकेट बोर्ड्स जो है ना उनको भी सीखना चाहिए कि खेल का मैदान है, जब भी आप खेलने के लिए आते हैं ना तो आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी होता है कि आप अच्छे जेस्चर्स और अच्छे इंप्रेशंस छोड़कर जाएं खेल के मैदान के अंदर। तो पाकिस्तान की क्रिकेट मैनेजमेंट की तरफ से ये बहुत अच्छा जेस्चर था, हम अप्रिशिएट करते हैं। आगे बढ़ते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान की जानिब से क्या इंप्रेशंस छोड़े जा रहे हैं, क्या जेस्चर्स हैं, क्या बॉडी लैंग्वेजेस हैं, उनका भी जिक्र कर लेते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज होने जा रही है बहुत ही इंपॉर्टेंट मुलाकात वाशिंगटन में। किससे? आप बताएं किससे होने जा रही है? अमरीकी सदर से होने वाली है ना, सबको पता है। अमरीकी सदर से मुलाकात होने वाली है। आलमी और इलाकाई उमूर पर गुफ्तगू भी मुतवक्के है और ट्रंप से मुलाकात में आला सियासी और दीगर शख्सियात भी शरीक होंगी। शहबाज शरीफ ने गुज़श्ता रोज़ न्यूयॉर्क में भी डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की थी और जो दोनों रहनुमाओं का गर्मजोशी से मुसाफा है ना, वो भी वायरल बड़ा हो रहा था और जो गपशप लग रही थी। अब लोग ये भी तबसरा कर रहे थे कि क्या इतनी गहरी बातें हो रही हैं। शहबाज शरीफ बहुत अच्छा, नहीं, उससे पहले आपको पता है ना, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, उनका
मुसाफा भी बड़ा मशहूर है और ट्रम्प का मुसाफा जो है वो बड़ा मशहूर है, तो ये दोनों के दरमियान ना एक कंपटीशन चल रहा होगा कि कौन ज्यादा गर्मजोशी और हाथ मिलाते रहते हैं, थोड़ी काफी देर तक छोड़ते ही नहीं हाथ। आपने ये नोटिस किया है? मुझे ना अम्मी याद आ गई। अम्मी जब कहीं पर किसी से मिलती थी ना कि बस चलते हैं कहते कहते हुए ना 10 से 15 मिनट लगा देते। ये वही वाला हिसाब लग रहा है। पारा जी, साइड लाइन्स की मुलाकातें जो होती हैं मोस्टली वो इसी तरीके से होती हैं। अच्छा, इसके अलावा और भी अपडेट्स आई हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की, और कौन कौन सी मुलाकातें हुई हैं मुख्तलिफ रहनुमाओं से दूसरी कंट्रीज़ के, वो भी बता देते हैं। बांग्लादेश के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं राइट नाउ मोहम्मद यूनुस साहब, डॉक्टर यूनुस साहब, उनसे भी उनकी मुलाकात हुई है। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया गया है। इसके अलावा जो दीगर दिलचस्पी के उमूर है उन पर भी गुफ्तगू की गई है। राइट नाउ पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो ताल्लुकात हैं आपको पता है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त चल रहे हैं। कल्चरली भी हम कोलैबोरेट कर रहे हैं, पॉलिटिकली भी कोलैबोरेट कर रहे हैं, एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। मुख्तलिफ MOUs जो है उनके ऊपर भी दस्तखत किए जा रहे हैं। और आपको पता ना अभी हमारी हानिया आमिर साहिबा जो है वो भी गई वहाँ पे, और बड़ा प्यार उनको भी मिल रहा है, बड़ा प्यार उनको मिल रहा है और बड़ा अच्छा वहाँ पर इंप्रेशन वो छोड़ कर आई हैं। तो डेफिनेटली लग ऐसा रहा है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात आगे आने वाले वक्त में मजीद भी बेहतर होंगे, तिजारत वो जो पुप्पी का किरदार अदा कर रहा था ना मुल्क, हम दो मुल्कों के बीच में, वो निकल गया है। अब उनको उन्होंने निकाल के बाहर फेंक दिया। आप किसको पुप्पी कह रही हैं? अब सबको पता है इंडिया है सबकी पुप्पी, यहाँ पे जो सबके दरमियान फसाद डलवा के रखती है। सारी पुप्पोएं एक जैसी नहीं होती, ये बिला वजह में बदनाम किया हुआ है। आप कोई और नाम दे ले यार। वैसे तो मेरी पुप्पो भी बहुत अच्छी है, लेकिन मैं वो कैरेक्टर की बात कर रही हूँ जो यहाँ पे उन्होंने प्ले किया था। बहरहाल ऑलराइट जी, आगे बढ़ते हैं। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन जो हुई अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली का जो इस वक्त इजलास हो रहा है। आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने खिताब किया और उनके खिताब से पहले भी कुछ वाक़यात हुए, उनके खिताब के दौरान भी कुछ वाक़यात हुआ और उन्होंने खुले दिल से फिर उसको कहा है कि ये जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है ना UN की बिल्डिंग के अंदर, ये तकरीबकारी है, मेरे साथ जानबूझकर किया गया। अब हुआ क्या क्या ज़रा ये बता देते हैं। ये गुज़श्ता रोज़ हो चुका है। स्पीकिंग फ्लोर पर ऊपर जाते हुए उनका एस्केलेटर जो है ना चलते चलते बंद हो गया। तो उन्होंने आकर फिर जब वो डाइस पर खड़े हुए और उन्होंने आकर कहा कि भाई ये क्या किया है, ये तो बड़ा गलत किया गया है। टेलीप्रॉम्प्टर चलता रुक गया एंड देन फिर माइक भी बंद होने की बातें होती हैं। ये सारी चीज़ें वैसे ट्रंप के साथ ही क्यों हो रही थी? वो भी फ्रस्ट्रेट हो गए, उन्होंने कहा कि ये मेरे खिलाफ साजिश शायद हो रही है। ये हम दिखा भी रहे हैं। अच्छा, दिखा भी रही है, चलते बंद हो गई। हाँ, देखें आप अपनी किस्मत है भाई, आप चलने लगे हैं तो वो बंद हो गया। हो सकता है किसी ने शरारत की हो अनम। हाँ, कौन है प्रेसिडेंट ट्रंप से कौन शरारत करेगा? मैं बताती हूँ कौन कर सकता है। मैं मतलब बड़े वसूख से नहीं कह रही, मेरा अंदाजा है कि UN और ट्रंप के दरमियान जो है ना थोड़ी सी गोलाबारी जो है ना, बयान उन्होंने कहा भी है वैसे कि अक़वाम मुत्तहिदा ने ये करवाया है, मुत्तहिदा ने कहा, लेकिन साथ उन्होंने बड़ी तारीफ की है और कहा बड़ा पोटेंशियल भी है अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर। बहरहाल यहाँ से जी वो चल के ऊपर आए और ऊपर आके वो इन सहाफ़ियों से जो है ना उन्होंने मुलाकात नहीं की और जाके वो जब डाइस पर खड़े हुए तो डाइस पर खड़े होकर उन्होंने सबसे पहले बात की, भाई एस्केलेटर नहीं चल रही थी, अगर शुक्र है कि प्रॉम्प्टर बंद हो गया, प्रॉम्प्टर बंद हो गया। एंड देन ये जो स्पीकर वाला मामला है ना, जो माइक बंद होता रहा है बार बार, उसके बारे में ये सिर्फ ट्रंप के साथ नहीं हुआ, और भी दीगर रहनुमा जब बात कर रहे थे उस टाइस पर खड़े होकर तब भी ये होता रहा, स्पेशली जब वो फलस्तीन को एक्सेप्ट करने की, रिकग्नाइज करने की बात। हाँ बिल्कुल ऐसे ही आपने अक़वाम मुत्तहिदा की बात की कि वो जरा उनका मामला चल रहा होता है ट्रंप के साथ, तो इस मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को खत लिख रहा हूँ, ये डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा तौर पर कहा है। और उन्होंने कहा कि गुज़श्ता रोज़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में आमद पर अजीब सूरत हाल का जो है वो सामना करना पड़ा। फिर उन्होंने कहा मैं अब तो खत लिख रहा हूँ, मेरा तो अब बनता है। खतो किताबत शुरू हो गई है। तो किताबत में ये इंक्वायरी होती है, ये नहीं होती है। मिलानिया को कुछ हो जाता तो हाय, ये तो बड़ा क्यूट सा जेस्चर था। डेफिनेटली अपनी वाइफ के बारे में भी सोचना चाहिए, लेकिन उन्होंने क्लियर किया कि मेलानिया भी बिल्कुल सही हेल्थ में है, मैं भी बिल्कुल सही हेल्थ में हूँ, इसलिए हम सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आ गए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था और इसके लिए अब खत भी लिखा जाएगा। बहरहाल जी, सबसे इंपॉर्टेंट इशू जो डिस्कस होता रहा अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में वो था मामला गज़ा की सूरत हाल का और फ़लस्तीन के अंदर इस वक्त जो जुल्म सितम जारी है और फ़लस्तीनी रियासत जो है उसके क़याम के हवाले से अहम तकारीर जो होती रही उसमें कई मरतबा माइक्रोफोन्स ख़राब होने के वाक़यात होते रहे और इसने डेफिनेटली एक नया तनाज़ा भी खड़ा कर दिया कि ये कोई जानबूझकर कर रहा था, कोई शरारत कर रहा था या फिर कोई वाकई में टेक्निकल ख़राबी थी। अब किस किस के माइक बंद हुए ज़रा ये बता दें आप। अच्छा, ये कनाडा के वज़ीर आज़म हैं मार्क कार्नी, उनका माइक उस वक्त बंद हो गया था जब वो फ़लस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान कर रहे थे। अब आपने ये देखना, ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान जब आए, उनकी आवाज़ उस लम्हे हमें गायब होती हुई महसूस हुई जब वो इसराइल पर कड़ी तनकीद कर रहे थे। अच्छा, हो गई, महसूस नहीं हो गई? हाँ बिल्कुल हो गई। मतलब उसके बाद बारी आई इंडोनेशिया के सदर की, वो भी उनके माइक को भी खामोश करवा दिया गया जब वो ज़ाहिर गज़ा के बारे में बात कर रहे थे। तो ये
कोइंसिडेंस नहीं है। ये बात तो ये कर रहे थे कि अमन फौज भिजवाई जा सकती है गजा में, फ़लस्तीन के अंदर। ये बहुत बड़ी खबर थी और उसी दौरान जो है ना माइक बंद कर दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के हुकाम की भी अब वजाहत इस पर आ गई और उन्होंने कहा ये महज टेक्निकल ख़राबी का नतीजा था, किसी किस्म की साजिश या दानिस्ता कार्रवाई नहीं थी। लेकिन सोशल मीडिया पर कयास आराइयों और साजिशी थ्योरियों का तूफान भी बर्पा किया जा रहा है। बहरहाल अब सिचुएशन ये है कि ये हो सकता है टेक्निकल ख़राबी हो, लेकिन क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने खड़े होकर इसके ऊपर बात भी की है और कहा है कि जानबूझकर ये सब कुछ किया गया और इनफैक्ट उन्होंने तो कहा है कि तकरीब कारी की गई है, तो डेफिनेटली इसके अंदर कुछ ना कुछ वजन है और इसीलिए हम आप तक ये खबर भी पहुँचा रहे हैं कि ये सिचुएशन अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास के अंदर रही है। लेट्स सी, अल्लाह करे कि ये जो इजलास होने जा रहा है, पूरी दुनिया की नज़रें इस तरह के इजलासों के ऊपर होती है क्योंकि पूरी दुनिया की कंट्रीज़ जो है ना वो इनकी तरफ देख रही होती है, स्पेशली फ़लस्तीन की सिचुएशन जो है उसके ऊपर अल्लाह करे कि कोई ना कोई ऐसा हल निकल कर आए जिससे उनकी ज़िंदगियों के अंदर कुछ सुकून आ सके। इंशाल्लाह हमें आगे बढ़ना है, लेकिन पहले एक ब्रेक की तरफ जाता है। ब्रेक से वापस आएंगे, कुछ मजीद सेगमेंट्स पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। पाकिस्तान के लिए एक और बड़ा एजाज़ है। कराची से ताल्लुक़ रखने वाली डॉक्टर दुआ अली खान की लिखी गई किताब ने अमेज़ॉन पर लेज़र इन मेडिसिन की आलमी कैटेगरी में नंबर 1 पोजीशन हासिल कर ली है और वो ये मुनफरिद मकाम पाने वाली पहली पाकिस्तानी स्किन स्पेशलिस्ट भी बन गई हैं। बिल्कुल, ये नंबर 1 कैटेगरी के अंदर आना ये बहुत बड़ा एजाज़ होता है, स्पेशली अमेज़ॉन के अंदर, क्योंकि इसमें दुनिया भर से आप कह सकते हैं कि डिफरेंट जो वेंडर्स होते हैं या फिर डिफरेंट बुक सेल करने वाले लोग होते हैं वो मौजूद हैं। खैर, डॉक्टर दुआ के बारे में आपको बता देते हैं थोड़ा सा। उनको हाल ही में गवर्नर सिंध के साहबजादे जैद खान तिसोरी ने वजारत विमेन डेवलपमेंट के ताउन से सेहत के शोबे में नुमाया खिदमात पर एजाज़ से नवाजा। इससे पहले वो वजारत विमेन हेल्थ का एजाज़ भी हासिल कर चुकी हैं और बेस्ट इंस्पायरिंग लीडर इन मेडिकल इनोवेशन अवार्ड भी हासिल कर चुकी हैं। डॉक्टर दुआ यूके बोर्ड ऑफ एस्थेटिक मेडिसिन एंड सर्जरी से स्पेशलाइजेशन कर चुकी हैं और क्लिनिकल प्रैक्टिस के साथ साथ वो मेडिकल रिसर्च में भी नुमाया खिदमत सर अंजाम दे चुकी हैं। अब इतना सब कुछ कर चुकी हैं वो, डेफिनेटली हमारे प्रोग्राम का हिस्सा तो उन्होंने बनना ही था। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर दुआ, उनकी तरफ चलते हैं, करते हैं अपने शो में। डॉक्टर दुआ, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद हो आपको इस अचीवमेंट के लिए। ये जो आपकी बुक है लेज़र इन मेडिसिन, इसके बारे में थोड़ा सा ज़रा बताएं हमारे देखने वालों को। लेज़र इन मेडिसिन इज़ अ कैटेगरी, ठीक है। मेरी बुक का नाम है एस्थेटिक मेडिसिन प्रैक्टिस मैनुअल। सो ये प्रैक्टिस मैनुअल होता है, जो लोग एस्थेटिक की फील्ड में आना चाहते हैं ये उनके लिए लिखा है। और ये हमने पीयर रिव्यू करवाई थी, यानी कि हमने मुख्तलिफ जो है ऑल ओवर पाकिस्तान डर्माटोलॉजिस्ट से जो है रिव्यू करवाई थी, उनका ओपिनियन लिया था बिफोर पब्लिशिंग। ये मैंने लास्ट मंथ पब्लिश की एंड अल्हम्दुलिल्लाह विद इन अ मंथ जो है उसकी सेल्स जो है टॉप के ऊपर आ गई विद इन न्यू रिलीज एंड उसके बाद जबरदस्त हो गया। डॉक्टर साहब, ये जो किताब है आपकी किसी खास चीज़ के बारे में है या मजमूई तौर पर हम कह सकते हैं कि स्किन के जितने भी मसाइल होते हैं उनका कोई हल प्रोवाइड करती हुई हमें नजर आएगी? सो होता है ये कि जो एस्थेटिक की फील्ड है या कोई भी मेडिकल की फील्ड है उसमें टर्म्स जो है वो बहुत डिफिकल्ट होते हैं। लाइक एनाटमी जो होती है, क्योंकि हम स्किन की एनाटमी पढ़ते हैं एस्थेटिक पढ़ते हुए, तो मैंने उसको बहुत सिंप्लीफाई मैनर में लिखा है कि अगर कोई न्यू फ्रेश ग्रेजुएट है वो स्पेशलाइजेशन करना चाहता है तो वो इसके लिए ईजी हो। और इसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, लाइक बेसिक्स सारे कवर हुए हैं, पीआरपी, बोटॉक्स एंड लेजर, सो एवरीथिंग। दैट्स ग्रेट। ये बड़ा ज़रूरी भी हो जाता है क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि लोग टीचर अफोर्ड नहीं कर पाते या ट्यूटर अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो उनको समझ नहीं आती, तो ये डेफिनेटली किताब उनकी हेल्प करेगी। अच्छा डॉक्टर दुआ, इस किताब में जो आपने प्रोसीजर्स बयान किए ये ज़्यादातर सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए हैं या फिर उन लोगों के लिए भी है जो कि एस्थेटिक्स की फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं या फिर इस फील्ड के अंदर आना चाहते हैं? जी बिल्कुल, आप एग्ज़ाम देते हो एस्थेटिक की फील्ड में आने के लिए, आप एस्थेटिक फिजिशियन बनने के लिए, कंसल्टेंट बनने के लिए आप एग्ज़ाम देते हो, तो आपको रिवाइज करना होता है। ये सारा प्रोसीजर होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी हमें बता दें कि आम तौर पर हमारी सोसाइटी में लोगों के स्किन प्रॉब्लम्स होते क्या हैं, थोड़ा सा अगर आप आसान अल्फाज में हमें समझा सकें। सो यूजुअली जो मैं क्लिनिकल्स करती हूँ या कंसल्टेशंस करती हूँ तो एक्नी बहुत बड़ा इशू है। मेलास्मा जिसे स्किन की झाइयाँ कहते हैं वो बहुत बड़ा इशू है। अभी रिसेंटली मैंने एक मेडिकल कैंप किया था थ्रू माय कंपनी, टेलीमेडिसिन कंपनी, वो मैंने सेंट्रल जेल में किया था विद द हेल्प ऑफ DIG शीबा शाह। तो हमें जेल में जितने भी प्रिजनर्स थे ना, उन सारी औरतों का एक ही इशू था स्केबीज का। तो मुख्तलिफ बीमारियां हैं एंड इलाकों के हिसाब से हैं।
बिल्कुल ऐसा ही है और डेफिनेटली आप जैसे लोग जो हैं वो लोगों को इस तरह से हेल्प कर रहे हैं, स्पेशली प्रो बोनो काम करना ये बड़ा ज़रूरी हो जाता है और लोगों की हेल्प भी बहुत करता है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर दुआ हमारे साथ मौजूद थी एंड बहुत अच्छा काम करें। आई होप उनकी इस तरह से ये जो बुक है और भी बुक्स वो लिखती रहें और लोगों की हेल्प करती रहें, स्टूडेंट्स की जो एस्थेटिक्स की दुनिया के अंदर आना चाहते हैं। जी आगे बढ़ जाते हैं और आगे बढ़ने से पहले मुझे अनम से एक सवाल करना है जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने वो जो आजकल चल रहा है ट्रेंड जिसके अंदर आप अपनी तस्वीर लगा सकते हैं और साथ कोई भी हॉलीवुड का, बॉलीवुड का या हमारी जो इंडस्ट्री है उसका कोई भी स्टार आपके साथ खड़ा होगा, बिल्कुल न्यू लगेगा कि ओरिजिनल पिक्चर आपने बनाई है? मैंने नहीं बनाई, मुझे वैसे इसका कोई खास शौक नहीं है, लेकिन और भी एआई के टूल्स हैं, किसी के साथ आप खड़े नहीं भी हो रहे लेकिन आपके साड़ी वाली तो नहीं बनाई आप? साड़ी वाली तो मेरी आ गई, मैंने नहीं बनाई बट मुझे बना के भेजी गई। मैंने कहा अच्छा ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे थोड़ा सा खतरनाक भी लगा कि ये अभी मुझे फील हो रहा है कि ये शायद उस तरह उस लेवल की नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ अरसे के बाद आप पहचान नहीं सकेंगे कि ये आप एक्चुअली हैं या नहीं हैं, तो दिस इज वेरी वेरी डेंजरस। सिचुएशन ये है कि मुझे भी बनाकर भेजी गई तो मैंने और मुझसे पूछा गया कि क्या हम इसको पोस्ट कर सकते हैं, तो मेरे जहन में ये था कि ये एक तो मुझे ट्रेंड का हिस्सा नहीं बनना और दूसरा ये कि ये डेंजरस भी हो सकता है, बट डैमेज हैज़ बिन डन क्योंकि वो ऑलरेडी पिक्चर जो है ना आपकी एक दफ़ा जब आप भेज देते हैं तो वो डाटा का हिस्सा बन जाती हैं। अब ये ख़तरनाक क्यों है? क्योंकि आप खुद अपनी मर्जी से फ्यूल जो है ना वो इस तरह के AI को दे रहे हैं एंड वी नेवर नो आगे जाकर इसने क्या करना है, क्योंकि इस तरह की रिपोर्ट्स आना शुरू हो चुकी हैं। बड़ी बड़ी पब्लिकेशंस, बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स जो हैं वो इस सिलसिले में लिखना शुरू हो चुके हैं कि AI वैसे तो आपको आपकी पिक्चर बना कर दे रहा है वो, लेकिन वो पीठ पीछे ना आपकी डेटा को इस्तेमाल करते हुए स्किमिंग भी कर रहा है। इसके लिए खास तौर पर ये वर्ड यूज़ किया कि स्किमिंग की जा रही है। अब ये कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, हमें क्या एहतियात करनी चाहिए, डिजिटल राइट्स एक्सपर्ट्स जो है ना वो इस सिलसिले में क्या कहते हैं, तो हमने सोचा कि इसके ऊपर थोड़ी बात की जाए, आपको गाइड किया जाए, खुद भी रहनुमाई हासिल की जाए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं निगत दाद साहिबा जो कि डिजिटल राइट्स एक्सपर्ट, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से हमें गाइड कर सकती हैं। निगत, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। आई होप आप ठीक ठाक होंगे एंड गुड मॉर्निंग भी कहूँगी आपको। ये जो आज का हमारा टॉपिक है निगत, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? क्योंकि दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम। हमें याद है कैम्ब्रिज एनालिटिका जिसमें फेसबुक ने सिर्फ ये कहा कि मार्क ज़करबर्ग ये कह के बरी ज़िम्मा हो गए थे कि ये सिर्फ एक गलती था और डाटा किस तरह से सेल हुआ था। क्या अभी हम बैठकर उसी का इंतज़ार करें और हमने अपनी गलतियों से नहीं सीखा है? देखिए, ये आपके प्रोग्राम में मैं पहले भी बहुत दफ़ा आई हूँ और ये बात की है कि कोई भी चीज़ जब हम ऑनलाइन डालते हैं, चाहे वो हमारी तस्वीर हो या वीडियो, वो 100% महफूज कभी भी नहीं होती। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की अपनी प्राइवेसी पॉलिसीज़ होती हैं, लेकिन अक्सर ये कंपनी आप उनकी अपनी पॉलिसीज़ हैं, अब AI कंपनीज़ जो हैं उनकी अपनी पॉलिसीज़ हैं, लेकिन अक्सर ये कंपनियाँ जो हैं वो यूज़र्स के जो डेटा को अलग अलग मकासद के लिए इस्तेमाल करती हैं। कभी वो ये एडवर्टीजमेंट के लिए इस्तेमाल करती हैं, कभी वो अपने एल्गोरिथम्स को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए हमें ये अब समझ लेना चाहिए कि एक बार जो तस्वीर या वीडियो आपने अपनी किसी भी मकसद के लिए अपलोड की है वो आपके कंट्रोल से बाहर हो जाती है। ठीक है। अच्छा निगत, ये भी कहिएगा, अब चूंकि सोशल मीडिया का दौर है, इन्फ्लुएंसर्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं जो अपनी तस्वीरें ज़ाहिर पब्लिक करते हैं। मैं अपनी बात कर लूँ, आयशा की बात कर लूँ, हमारे अकाउंट भी पब्लिक हैं, तो क्या हमारे अकाउंट भी सेफ नहीं हैं और हम जैसे लोग क्या कर सकते हैं अपने अकाउंट को या अपने डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए? देखिए, बिल्कुल ये जो AI फिल्टर्स अभी आप लोग बात कर रहे थे कि बड़े मज़े के लगते हैं और बड़ा कन्विंसिंग लगता है और दिल करता है हम भी फ़ौरन से ये इस ट्रेंड में शामिल हो जाए। मसला ये है कि जब हम अपना चेहरा डालते हैं, अपनी तस्वीर डालते हैं, तो हमारे जो फीचर्स हैं वो उनको ये कंपनीज अपने डेटा बेसिस में महफूज कर लेती हैं। अब यही जो डेटा है बाद में चेहरे की शनाख्त, जिसको हम फेशियल रिकग्निशन कहते हैं, वो डीप फेक बनाने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। अभी आपने एक बात की कि ये जो डेटाबेसेस में ये सारा डेटा जमा कर रहे हैं, उससे ये होगा, शुरू में जब अगर आपको याद हो कि डीप फेक बनता था या फोटोशॉप होती थी तो हमें पता लग जाता था कि ये वाली तस्वीर असल है और ये वाली जो है इन्होंने नकली बनाई है। लेकिन अब वो इतना सोफिस्टिकेटेड, इतना एडवांस होता जा रहा है कि अभी थोड़ी अरसे बाद एक टाइम ऐसा आएगा कि हमें फर्क नहीं लगेगा कि ये निगत दाद की असली तस्वीर है या निगत दाद का डीप फेक है। तो हकीकत ये है कि हम जो ये अब
सब ट्रेंड्स में शामिल हो रहे हैं। सिर्फ पिक्चर नहीं, इवन वीडियोस जो हैं वो भी हमें इस तरह की नजर आ रही होती हैं कि वो डिफरेंशिएट करना जो है ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। चंद रोज़ पहले ही हमने एक सेगमेंट किया था स्पेशली AI के ऊपर कि वो एलन ट्यूरिंग एक एग्जाम जो होता है वो पास कर चुका है, जिसमें आप ये डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि जिससे आप बात कर रहे हैं ना वो AI है या फिर इंसान है। ये कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, थोड़ा सा ज़रा ये गाइड करें हमारे देखने वालों को, डेफिनेटली हमें भी। एंड देन व्हाट कैन वी डू अबाउट इट? हम अगर फिल्टर इस्तेमाल भी करना चाहते हैं और पीछे नहीं रहना चाहते, ट्रेंड का हिस्सा भी बनना चाहते हैं और अपने आप को महफूज भी रखना चाहते हैं, तो क्या कोई दरमियानी राह है हमारे पास? अच्छा, सबसे पहले तो खतरनाक कितना हो सकता है, हम लोग क्योंकि हमारे पास बहुत से केसेस आते हैं लड़कियों के इन्फ्लुएंसर, अभी रिसेंटली हमें बहुत इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज़ के भी कंप्लेंट्स आई हैं कि ये उनकी तस्वीरों को किस तरीके से मैनिपुलेट किया जा रहा है और डीप फेक बनाए जा रहे हैं। और उसमें जो सबसे ख़तरनाक बात है वो ये है कि डीप फेक सिर्फ आम तस्वीर को लेकर ही नहीं बनाया जा सकता, हम इसको टेक फैसिलिटेटेड जेंडर बेस्ड वायलेंस भी कहते हैं, बट ऑल्सो इंटीमेट इमेजरी, नॉन कॉन्सेंशुअल यूज़ ऑफ इंटीमेट इमेजरी। अब वो इंटीमेट नहीं होगी तस्वीर, वो गलत तस्वीर, मतलब गलत इन द सेंस कि वो कोई ऐसी तस्वीर नहीं होगी जो आप सोशल मीडिया पे ना लगाएं, लेकिन इसके जरिए से अब ये टेक्नोलॉजी आ गई कि आराम से उस तस्वीर को पोर्नोग्राफी बनाया जा सकता है और कोई भी उसको यकीन कर लेगा, क्योंकि आप और मैं जो हैं वो अगर वो भी इसमें कोई फर्क नहीं कर पाएंगे तो खतरा ये है कि हम उस दौर में दाखिल हो जाएंगे जिसमें हमारे जैसे माशरे में ऐसी तस्वीरें आना शुरू हो जाएंगी जो कि हमें अपना आप को अपनी आप की क्लैरिफिकेशन देना मुश्किल हो जाएगी। जो हम लोग कर सकते हैं वो ये है कि जब आप फिल्टर्स वगैरह का इस्तेमाल करें तो उनकी प्रीवियसी पॉलिसीज पढ़ लें, कंपनीज की प्रीवियसी पॉलिसीज पढ़ें। इतना मुश्किल काम नहीं है, हम लोग फौरन जंप करते हैं और फिल्टर्स इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। लेकिन समटाइम्स प्रीवियसी पॉलिसीज भी काफी नहीं होती ना, लाइक व्हाट्सएप का हमें याद है एंड टू एंड इंक्रिप्शन उसके ऊपर लिखा हुआ आ रहा होता है, लेकिन टू सम एक्सटेंट वो भी महफूज नहीं होती और लोग ये भी क्लेम करते हैं कि देखिए भाई हमने व्हाट्सएप की चैट भी निकलवा लिया। देन प्राइवेसी पॉलिसीज भी अगर कंप्लाई नहीं कर रही हैं फिर तो कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है सिवाय इसके कि आप उन फिल्टर्स का या फिर इस तरह की AIs का इस्तेमाल ना करें। बिल्कुल, मैं आपसे कहूँगी, मेरी तो ये राय है ज़ाती कि आप इन फिल्टर्स का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करें। हमारे जैसे मुल्क में जहाँ पे डेटा प्रोटेक्शन लॉ नहीं है, जहाँ पे हमें प्रोटेक्शन नहीं है, अगर आपकी तस्वीर गलत तौर पे इस्तेमाल आगे होना शुरू हो जाएंगी, थर्ड पार्टी वेबसाइट्स पे जाएंगी जो कि पोर्नोग्राफी वेबसाइट्स हैं, तो आपके पास यहाँ पे कोई लीगल रिलीफ लेने के लिए इतनी जगह नहीं होगी। पीका हमारे पास है लेकिन अभी इतना एडवांस वो नहीं है, ना ही लॉ इन्फोर्समेंट इतनी तेज है। मैं कानून के बारे में आपसे जानना चाह रही थी, लेकिन उससे पहले मुझे ये थोड़ा सा बता दें कि अगर कोई अपना अकाउंट है, जैसे हर किसी का फेसबुक भी अकाउंट होगा, इंस्टाग्राम भी अकाउंट होगा और दीगर प्लेटफॉर्म्स पे भी अकाउंट तो सबके ही होते हैं आजकल, तो बल्कि पेरेंट्स के भी हमारे अकाउंट्स तो एटलीस्ट हैं जिन्होंने प्राइवेसी लगाई हुई है कंप्लीटली, चंद लोग उनके साथ एडेड हैं, क्या वो लोग और उनका डेटा महफूज है? सो जो चंद लोग एडिड हैं वो आपके ट्रस्टेड लोग होने चाहिए, वो चंद लोग वो होने चाहिए जिनसे आप डेली बेसिस पे मिलते हैं, जिनसे आप मिलते हैं, इन पर्सन जानते हैं। एक चीज़ ये कि थर्ड पार्टी एप्स जो अक्सर आ जाती हैं उनसे गुरेज करें प्लीज़, उनका आपको कोई पता नहीं है वो डेटा आपका कहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, कहाँ पे भेज रहे हैं। एक ये भी करें कि जब तस्वीर कोई लगाएं तो चेक कर लें वो क्लोज फ्रेंड्स जो लिस्ट आपकी है, आपके अक्सर जो लोग एडिड होते हैं उसमें भी आपकी क्लोज फ्रेंड लिस्ट बनाने की चॉइस है, उसमें आप देखें कि उसमें आप शेयरिंग वो करें, पब्लिक पोस्ट जो है उनसे गुरेज करें। अगर पब्लिक पोस्ट लगा रहे हैं तो लो जो रेजोल्यूशन है उसकी तस्वीर लगाएं या वो वाटर मार्क करके लगाएं जिसको कोई बाद में गलत उसका इस्तेमाल ना कर सके। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है, जैसे अगर कोई आपके अकाउंट के साथ कुछ करने लगा है तो आपको फौरन टेक्स्ट आ जाता है या आपको ईमेल आ जाती है। इसी तरीके से आप जो हेल्पलाइंस हैं, साइबर हरासमेंट हेल्पलाइन जो हमारी है, या अगर कोई भी इस तरह का हो, आपको कोई लग रहा हो कि आप नहीं राइट, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप और बड़े अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन भी किया है कि क्या क्या किया जा सकता है अपने आप को महफूज करने के लिए। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही ना पड़े अगर आप इन चक्करों में ना पड़े, अगर आप इन ट्रेंड्स के पीछे भागे ना, फिर वो पुराना बटन्स वाला फोन रख लेते हैं, उसमें ना कोई ऐप होगी ना कुछ आप डाउनलोड कर सकते हैं, सेव भी। जो फोमो है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट, इसने हमारी जिंदगियों के अंदर जो है ना इस तरह से ये घुस चुका है या फिर पेनिट्रेट कर चुका है कि हमें ऐसा लगता है कि हम तो बहुत पीछे रह गए अगर हमने किसी ट्रेंड का इस्तेमाल नहीं किया। बहरहाल जी निगत, थैंक यू
सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए और बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए कि कैसे हम कंपैरेटिवली अपनी सिक्योरिटी जो है ना स्पेशली डिजिटल स्पेस के अंदर उसको इंश्योर कर सकते हैं। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं जनाब। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो आई होप आप लोग वो जो ये सॉफ्टवेयर है ना AI वाला वो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, डिलीट कर चुके होंगे, उसको कर दें, ये ज्यादा बेहतर है। और इसके अलावा कोई आपके पास राय इसके बारे में आप कुछ कहना चाहें तो हमारे डिजिटल के ऊपर बता सकते हैं। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ मजीद बात करेंगे। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। बात हमने करनी है पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर और सबसे ज़्यादा कमाने वाले शहर कराची की, जहां आपको पता है कि लाखों लोग रोज़ाना सफ़र करते हैं। मगर अफसोस की बात यहां पर यह है कि इस शहर की सड़कों की जो हालत ज़ार है ना, उसने शहरियों की ज़िंदगी अजीरन बना कर रख दी है। कोई हम रोड उठा के देख लें, अक्सर हम बात कर रहे होते हैं कराची के रोड्स की, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से भी। जेल रोड की बात कर लें, जेल रोड से सफूरा गोट तक चंद साल पहले अरबों रुपए लगाकर एक शानदार सड़क बनाई गई थी जो अपनी खूबसूरती और मयार में मिसाली कहलाती थी। लेकिन अब यही वो सड़कें हैं जो टूट फूट का शिकार भी हैं। फिर कुछ कहा जाता है कि बारिशों की वजह से हो गई, फिर कुछ नाकिस मटीरियल या मनसूबाबंदी का भी शिकवा किया जाता है। लेकिन हम जाएं तो जाएं कहाँ, पूछें तो किससे पूछें? डेफिनेटली कोशिश हम करते हैं कि हर किसी से बुलाकर पूछा ज़रूर जाए, जो स्टेक होल्डर्स हैं कराची के अंदर। लेकिन हर किसी की तरफ से बयानबाजी जो है ना वही की जाती है, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की जाती है। कराची की कोई एक रोड नहीं है, बल्कि बहुत सी रोड्स ऐसी हैं जहाँ पर जो बन जाती हैं, समटाइम्स तो ऐसा होता है कि बनती नहीं है, और अगर बन जाएं तो फिर मेंटेनेंस के इश्यूज इतने ज़्यादा होते हैं। दोबारा से रोड को जो है ना उखाड़ पिछाड़ वहाँ पर कर दी जाती है कि कोई नया मंसूबा बनने जा रहा है। जैसे आप BRT की बात कर लिए, रेड लाइन की बात कर लिए, ग्रीन लाइन के बारे में तो अब मेयर जो है मुर्तज़ा वहाब साहब, उन्होंने कहा 2035 तक भाई भूल जाओ, और यूनिवर्सिटी रोड के बारे में 2035 तक भूल जाओ। 2035 तक अरबों रुपए अभी तक लग चुके हैं, और मजीद जो है ना वो कहते हैं कि हमें विफाक से मदद नहीं चाहिए, हम खुद से इसको मुकम्मल कर लेंगे। लेकिन अब कराची वाले ये सवाल करते हैं कि भाई आप विफाक से मदद लें या फिर ना लें, खुद से इसको मुकम्मल करें, लेकिन एटलीस्ट मुकम्मल कर लें ताकि हमारी ज़िंदगी जो है ना वो इतनी ज़्यादा अजीरन ना रहे। मुर्तज़ा वहाब साहब अक्सर आकर उन्होंने यूनिवर्सिटी रोड के बारे में भी ये बात कही थी कि अभी तकरीबन 1.5 से 2 साल तो इसके अंदर भी लगेगा। 1.5 से 2 साल का मतलब है एटलीस्ट 5 से 6 साल। ये आप मज़्यूम कर लें, ये मोहतात अंदाजा मैं कह सकती हूँ अपने तौर पर, जितना मुझे, क्योंकि हर मंसूबे में तौसी, नई डेट, फिर नई डेट, तारीख पे तारीख दे दी जाती है, तारीख पर तारीख दी जाती है। लेकिन कराची के लोग जो है ना वो ना सिर्फ इसको ऑब्जर्व करें बल्कि हर रोज़ जी रहे होते हैं इस सिचुएशन को। इस पर बात करने के लिए आज हमने इनवाइट किया है बहुत ही पर्टिनेंट शख्सियत को, जो कि कराची के लिए बहुत वोकल भी हमेशा रहे हैं और कराची के सिलसिले में काम भी उन्होंने बहुत ज़्यादा किया है। फारूक सत्तार साहब, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से इनका ताल्लुक है, आज हमारे साथ मौजूद हैं, उनको वेलकम करेंगे। फारूक सत्तार साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अस्सलाम वालेकुम करूंगी मैं। और कराची जो कि रोशनियों का शहर, पाकिस्तान की शहरग भी इसको कहा जाता है, बड़ा भाई भी इसको कहा जाता है, लेकिन ये वो शहरग है जो वक्त गुजरने के साथ साथ मजीद जख्मी से जख्मी तर होती जा रही है। ओपन आप कीजिएगा, आपका टेक क्या है? मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं ना, और जब आपने कहा कि सियासत होती है, इल्ज़ाम और जवाबी इल्ज़ाम होते हैं, तो देखें अगर आप रूट कॉज को हल करना चाहें, जो एक क्रॉनिक बीमारी है, वो है ओवर प्रोविंशलाइजेशन ऑफ पावर्स ना। पहले मरकज़ मजबूत था, तो 18वीं तरमीम आई तो सूबों को इख्तियार भी मिला, फिर 7वीं जो नेशनल फाइनेंस कमीशन था उसने वसाइल भी दिए, लेकिन जो है वो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी इसलिए कायम नहीं हुई कि बल्दियाती इदारों और जो मकामी और शहरी हुकूमतें हैं उन्हें बावसीला, उन्हें बाइख्तियार, खुद मुख्तार और उन्हें मौसर नहीं बनाया गया, जो कि अब हमारी आईनी तरमीम में है। तो इसमें तो फिर देखें ना, किसी को एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाने की ज़रूरत ही नहीं होगी। वफाक का कोई अमल दखल नहीं होगा, सूबे का नहीं होगा, सिर्फ़ और सिर्फ जवाबदेह अगर कोई होगा, किसी से हिसाब लेना होगा, तो वो मेयर होगा उस शहर का, वहाँ के जो बल्दियाती इदारे का जो भी चेयरमैन, टाउन या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें आसान हो जाएंगी। अच्छा, उसमें अगर कोई वक्त है तो फिर दूसरा तरीका यह है कि जो कुछ भी अब तक इख्तियारात बल्दिया के पास हैं और वसाइल, उसका हिसाब वो दें और अपना काम वो करें। अगर वफाक कहीं मदद के लिए आ रहा है और MNAs के फंड्स हैं या वफाक के मंसूबे हैं जो कई सालों से चल रहे हैं, तो खुदारा उन्हें मुकम्मल होने दें। पहले वो खुद तातुल का शिकार होते हैं, ठेकेदार अदालत में।
हम क्या, कोई भी सेंसिबल इंसान आपसे कंप्लीटली एग्री करेगा कि भाई पॉलिटिकल पॉइंट्स को स्पेशली आवाम के जो मसले हैं उनके ऊपर नहीं होनी चाहिए, और मेयर जवाबदेह होगा डेफिनेटली जब डेवोल्यूशन ऑफ पावर हो जाएगी। लेकिन हमें याद है वसीम अख्तर साहब वो यही बात करते रहते हैं कि भाई मेरे पास तो कोई इख्तियार ही नहीं है, ना ही हमें जो फंड्स हैं वो दिए जाते हैं। जब हम आज के मेयर से बात करें तो वो कहते हैं कि पिछले मेयर जो गुजरे हैं उनसे आप सवाल जवाब करें। तो ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग तो इस तरह से चलती रहती है, और कराची के शहरी जो है, कराची के रहने वाले, वो फिर मुंह तकते रहते हैं कि भाई ये हमें कह रहे थे कि हमें लेकर आए, हम मसले हल करेंगे, अब हम इनको लेकर आए तो मसले तो हल हो नहीं रहे हमारे। देखें MQM के इससे पहले भी 2 मेयर गुजरे हैं ना, और इख्तियारात और वसाइल, जब मैं मेयर था तो मेरे ख्याल में कोई वसीम अख्तर भाई या जो इस वक्त मुर्तज़ा वहाब भाई हैं, मेरे ख्याल में मेरे पास भी इख्तियारात कमो बेश इतने ही थे, बल्कि इससे भी शायद कम थे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमने बहुत पैशनेटली काम किया, आवाम की एक बड़ी तायद और हिमायत हमारे साथ थी। हमने अपने वसाइल की जो असराफ या ख़र्चा है उसकी तरजीहात तय की, प्रायोरिटीज़ बनाई, तो फिर काम जो है वो होते चले गए और लोगों को कुछ नज़र भी आया। फ्लाईओवर्स थे, बाईपासेस थे, अंडरपासेस थे, ये सारी चीज़ें बनना शुरू हो गई। मास ट्रांजिट पे गए लेकिन हमें अप्रूवल नहीं मिली। कनाडा की एक फर्म भी आ गई थी 2 कॉरिडोर बनाने के लिए, एक अमेरिकन फर्म आ गई थी, लेकिन फिर वो मंसूबे वफाक से मंजूर नहीं हुए। अच्छा देखिए, अब सूरत हाल ये है कि रेड लाइन जो है वो सूबाई हुकूमत ने जिम्मेदारी ली है और वो यूनिवर्सिटी रोड से गुजर रही है, और उस आप लोगों ने खुद कहा कि 1 या 2 साल में वो मुकम्मल होगी। इसका मतलब है कि कम से कम 5-6 साल और लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा। अच्छा, अगर खुद से पीपल्स, देखिए ये पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि मेयर भी पीपल्स पार्टी का, उसी पार्टी का जिसके वज़ीर आला हैं, सूबाई हुकूमत जिसके। तो चलें, जिस तरह से भी आपने कराची की मेयरशिप को हमें मजबूर किया, धांधला किया, हल्का बंदियों में हमने बॉयकॉट किया, आपको मौका मिला, आप मेयर बन गए। चले, अब ये था कि कम से कम कहीं तो सिंक्रोनाइजेशन, या कहीं तो दोनों मुराद अली शाह और मुर्तज़ा वहाब एक जगह पर खड़े हुए नज़र आए ना। बारिशों में अगर आप ले हाल ही में, तो कोई रेन इमरजेंसी रिलीफ फंड कायम नहीं हुआ, ना कोई वज़ीर आला की तरफ से कहा गया कि भाई वाकई में ये इलाके आफत ज़दा हैं, सरजानी का इलाका हो, बल्दिया टाउन का इलाका हो, औरंगी। फारूक सत्तार साहब, आपको ये सारे मसाइल जो आप गिनवा रहे हैं, डेफिनेटली ये कराची के मसाइल हैं, आपको क्या लगता है कि वसाइल का मसला है, पैसा नहीं है, या फिर आपको लगता है कि सिंध गवर्नमेंट की तरजीहात या कॉम्पिटेंस पे सवालिया निशान है? देखिए, मेरे ख्याल में ये सारी बातें वसाइल हैं। बस पहली मरतबा ऐसा हुआ है 2008 के बाद से इंक्रीमेंटली 7वें कौमी मालियाती कमीशन के बाद ज़्यादा वसाइल जो सूबों को मिलना शुरू हुए ना। अच्छा, वो किस बुनियाद पर होते हैं? रेवेन्यू जनरेशन की बुनियाद पे। तो कराची पूरे मुल्क के लिए सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है, 60% कम अज़ कम। इस तरह सूबे के लिए कराची का कंट्रीब्यूशन 90-95% है। नया एक टैक्स, सेल्स टैक्स ऑन यूटिलिटी हमने दिला कर दिया 8वें मालियाती कमीशन में। सरदार साहब और मैंने पेपर बना के दिया, शौकत तरीन साहब ने हामी भरी और ये टैक्स मिल गया। 300 अरब रुपए सिर्फ इस टैक्स से सूबे को मिलते हैं, लेकिन उसमें से कोई एक ढेला कराची को नहीं दिया जाता। हमने कहा हमें ना दें, मुर्तज़ा वहाब को दें, जो आपका अपना मेयर है, KMC को दें। बारिशों से जो तबाही बर्बादी हुई है, जो अर्बन फ्लडिंग है, भाई देखें जहाँ सैलाब आए, दरियाओं में जो है तुग़यानी आई और वो गांव के गांव ज़ेर आब आ गए, तो वो तो दरिया के जो है वो उभरने से हुआ ना। वहाँ पानी जो है वो अच्छा का बहाव बढ़ गया, नालों में बढ़ता है तो अर्बन फ्लडिंग होती है। तो भाई सैलाब वहाँ भी आए, कराची में भी आए, लेकिन आफत ज़दा इलाका किसी को करार नहीं दिया गया। कहीं एक्स्ट्रा कोई, भाई आप कहते हैं 50 अरब रुपए मुर्तज़ा वहाब हम KMC को देते हैं, जो बारिशों से तबाही हुई इसको आप करें, सड़कों की रिपेयर करें, जहाँ लाइनें बैठ गई हैं उसको आप करें। पहले से भी आप सिंक्रोनाइजेशन की बात करें कि मेयर में और CM के दरमियान कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, हमें तो वो भी वक्त याद है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, जब वज़ीर बल्दियात जो है सईद गनी साहब, उनकी और मुर्तज़ा वहाब की कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं बन पा रही थी, हालांकि इन दोनों फरीकों ने मिलकर काम करना था। अच्छा, थोड़ा सा मास्टर प्लान की अगर हम कराची की बात करें, क्योंकि आप खुद भी बता चुके हैं कि 2 मेयर MQM की भी रह चुके हैं, जिस वक्त आप या वसीम अख्तर साहब या उससे पहले हमें याद है मुस्तफ़ा कमाल साहब भी मेयर थे, क्या प्लानिंग की गई थी? फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रखी गई थी प्लान करते हुए कि कराची में आने वाले वक्त के अंदर ये प्रोजेक्ट्स होंगे, या ये जगह रखी गई है, मुख्तस की गई है कि यहाँ पर अंडरपास बनेगा, यहाँ पर ये सड़क बनेगी, या फिर बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बनाए जाएंगे? थोड़ा सा ज़रा इसके बारे में आप हमारे साथ शेयर कीजिए।
देखिए, जब मैं मेयर बना था तो एक मास्टर प्लान KDA का उस वक्त बना हुआ था। उस वक्त एक बुशरा सदी का रोड का हादसा हुआ था, जिससे अचानक जो है वो सब एक गफलत की नींद से बेदार हुए। वफाक ने कहा ये क्या हो गया, फसादात हो गए, लसानी। तो फिर एक मसूद जमा कमीशन बना, उसकी रिपोर्ट थी कि भाई पानी की संगीन कमी हो रही है, तो उसके लिए K2 प्रोजेक्ट वज़ा किया जाए। फिर इत्तेफाक से उस वक्त MKM के जो है वो जो इस पोजीशन में आ गई, पहला मेयर उसका आया। तो उस ज़माने में ये फंड्स फिर मिलना शुरू हुए। वर्ल्ड बैंक से जो है माहिदा हुआ K2 10 करोड़ गैलन यौमिया इजाफी पानी के K2 10 करोड़ गैलन यौमिया नहीं, K2 मेरे ज़माने में मुकम्मल हुआ, जब 10 करोड़ गैलन यौमिया इजाफी पानी मेरे ज़माने में आया। फिर मुस्तफ़ा कमाल भाई ने K3 मुकम्मल किया, 10 करोड़ गैलन पानी उनके ज़माने में। फिर 2008 से लेकर आज 2025 है, वाटर बोर्ड सूबाई दस्तरस में था, लेकिन ये एक बूंद इजाफी पानी कराची में नहीं दिया गया। अच्छा फारूक साहब, हमारे पास वक्त क्योंकि हो गया खत्म ऑलमोस्ट, अगर मैं लास्ट 1 मिनट है इसके अंदर, अगर आपके पास राइट नाउ MKM के पास या आपके पास फारूक सत्तार साहब के पास आज इख्तियार हो, तो सबसे पहला काम वो क्या करेंगे कराची के शहरियों के लिए, उनके मसाइल को हल करने के लिए? आपकी तरजीह में सबसे ऊपर नंबर 1 पे क्या होगा? देखिए, ऑफ कोर्स निकासी आप सबसे पहले होगा, उसके बाद उसके साथ पानी होगा, और फिर तीसरा जो सड़कें हैं। अगर निकासी आपको ठीक किए बगैर 20 अरब रुपए जो MNAs को हमें मिले, हम ये खर्च कर देंगे, इसकी NOC भी हमें कई जगह से मिल गई है और हम काम कर देंगे। और अगर नीचे से सीवरेज के काम वाटर बोर्ड ने, मुर्तज़ा वाब साहब ने, सईद गनी साहब ने, मुराद अली शाह ने सही नहीं किए, तो फिर दाग के वही 3 पात के मिज़दाक, वहीं पर सारी बातें रह जाएंगी ना। तो इसका मतलब अब हम मिलकर ये कह दें कि राह के हर पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, राह के हर पत्थर को अब चकनाचूर होना चाहिए, वार चाहे एक ही हो, भरपूर होना चाहिए। तो इसके जवाब में कराची वालों के मसाइल जो है ना, उनकी थोड़ी सी रिप्रेजेंटेशन अगर मैं भी कर दूं इस शेर के जवाब में, इस शहर खराबी में गमे इश्क के मारे जिंदा हैं, यही बात बड़ी बात है प्यारे। बहुत शुक्रिया, बात है, बहुत शुक्रिया आपका। फारूक सत्तार साहब हमारे साथ मौजूद थे और कराची के मसाइल के ऊपर बात कर रहे थे, और उन्होंने बताया भी है कि सब उनके पास अथॉरिटी हो तो सबसे पहला काम ये होगा कि निकासी आब हो, उसके बाद चीज़ों को बेहतर करने की तरफ काम किया जा सकता है। एक ब्रेक की तरफ हम जाते हैं, ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो बात करेंगे दीगर अहम टॉपिक्स पर। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। वर्ल्ड बैंक ने इंकशाफ ये किया है अभी कि पाकिस्तान में 6 करोड़ अफराद गुर्बत के शिकंजे में हैं, यानी पाकिस्तान में गुर्बत जो है वो बड़ी है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट जो सामने आई है उसमें पाकिस्तान में गुर्बत की शरह 25.3% तक पहुंच गई है, और तरक्की का जो मजमूई तौर पर जो मौजूदा मॉडल है उसको कहा जा रहा है कि ये नाकाम हो रहा है। ये वर्ल्ड बैंक कह रहा है। ये वर्ल्ड बैंक ये भी कह रहा है कि 2018 से 2024 के दौरान गुर्बत की सतह पर फ़र्क डालने के लिए ये जो साल रहे हैं ना, ये नाकाफ़ी रहे हैं। और एक और चीज़, जब मैंने ये रिपोर्ट पढ़ी तो उसके अंदर ये थी कि ज़राअत सुकड़ रही है हमारी, तामीरात में उजरतें जो हैं यानी कि वेजेस वो भी कम होते जा रहे हैं, कर्जे और खसारे बढ़ते जा रहे हैं, सरमायाकारी जो है वो बहुत कमज़ोर होती जा रही है। हालांकि गवर्नमेंट जो है इस मरतबा इस टेन्योर के अंदर कोशिशें कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर आएँ। SIFC इसके लिए बहुत ज़्यादा काम कर रही है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मुझे इस रिपोर्ट की लगी है ना, वो ये लगी है, वर्ल्ड बैंक ये कह रहा है कि पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमी का जो मॉडल है ना वो इस तरह का है ही नहीं कि लोगों को गुर्बत के शिकंजे से बाहर निकाला जा सके। इसको मजीद एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि ये रिपोर्ट क्या कह रही है, और इस तरह की रिपोर्ट्स जो हैं उसको कितना सीरियस लिया जाता है या कितना काम उनके ऊपर किया जाता है जब भी कोई इंटरनेशनल इदारा किसी भी मुल्क के बारे में रिपोर्ट जारी करता है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मारूफ माहिर इक्तिसादियात है डॉक्टर खाकान नजीब साहब, उनकी तरफ चलते हैं और आते हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। आई होप आप ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले ये जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, 6 करोड़ लोग ऐसे हैं जो खत्ते गुर्बत से नीचे हैं, जिनको हम गरीब कह सकते हैं पाकिस्तान के अंदर, और इसके अंदर बेहतरी नहीं आ रही है बल्कि हालात मजीद ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं। आपने कैसे देखा है इस रिपोर्ट को वर्ल्ड बैंक की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। सो आज आप जितनी भी स्टोरीज करेंगी, दिस इज प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टोरी दैट यू डू, बिकॉज इसका असर लोगों की जिंदगियों पर है, लोगों की प्रॉस्पेरिटी पर है, लोगों की तालीम पर है, लोगों की सेहत पर है, लोगों की जॉब्स पर है, लोगों को एलिविएट करना जहां पे वो हैं उससे एक बेहतर इनकम और एक बेहतर ज़राए पे।
सो ये सिर्फ इट्स अ स्टोरी अबाउट द पीपल ऑफ पाकिस्तान, राइट? सो थिंक थ्रू दिस। अगर आप डिफरेंट इंडिकेटर्स देखें, 6 करोड़ वाला तो वो है जो हम पाकिस्तान में यूज करते हैं, जो पाकिस्तान की इंडेक्स है। अगर यही आप जाकर देखें इंडेक्स जो वो यूज करते हैं $4.25 वाला, तो वहां तो 12 करोड़ लोग पाकिस्तान की सतह गुर्बत से अगर इंटरनेशनल कंपैरिजन में मैं देखूं। तो अब इसकी सिचुएशन क्या है? 3 चीजें हैं जो हमें इस गुर्बत से निकाल सकती हैं उन लोगों को जो पाकिस्तान में हैं। वो क्या 3 चीजें हैं? 3 चीजें ये हैं कि हम मैक्रो स्टेबिलिटी रखें। हमने नहीं रखी, जिसका मतलब है बार बार 29%, 24% की जब इन्फ्लेशन होती है, चीजें इस तरह जब महंगाई की तरफ जाती हैं, तो पाकिस्तानी जो है वो सतह गुर्बत से नीचे चला जाता है। नंबर 2, अगर जॉब्स नहीं क्रिएट होती, नई नौकरियां नहीं निकलती, तो जो लोग निकलते हैं और आते हैं और वो बगैर नौकरी के होते हैं, तो उनका जरिया माश नहीं होता, तो दे सिंक इनटू नॉट एक्सट्रीम पॉवर्टी बट वो लोअर इनकम्स में चले जाते हैं, कोई घर से पैसे आ रहे होते हैं। और तीसरी चीज जो है वो है जिसे कहते हैं कि ग्रोथ मॉडल, जिसका आपने जिक्र किया, एंड वी कैन टॉक अबाउट मोर, कि एक स्लोइंग ग्रोथ है। पाकिस्तान का जो ग्रोथ का ट्रेंड है ना, अगर मैं 1950 से प्लॉट करता हूं जब, तो पहले हम 2000 अगर हम अपने 20 साल देखें, जो पहले 20 साल हैं, तो हम 6% पे ग्रो कर रहे थे। आज हम कहीं 3-4% पे ग्रो कर रहे हैं। खान साहब, आपको लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं कोविड ने भी रोल प्ले किया है, उसकी वजह से आज हम इस हालात में, और ये रिपोर्ट जो वर्ल्ड बैंक की बता रही है उसके बाद? So truly important question. So ये तो हो गए वो चीजें जो हमारे कंट्रोल में है, यानी कि इकोनॉमिक गवर्नेंस का पार्ट। अब आप ये कहती हैं कि यार कोई एग्जोजेनस शॉक, यानी कि कोई शॉक तो नहीं लगा मुझे, इसको आसान लफ्जों में, कि बाहर से कोई शॉक लगाओ। 2 शॉक्स ने आपको अफेक्ट किया है। आप सही कह रही हैं, कोविड ने job creation, industrial growth, everything affected all over the world. But the world recovered very quickly. We went into a macroeconomic crisis जब IMF नहीं था। 2022 के बाद आप देखेंगे तो 23 में हम इस चीज में चले गए। और दूसरी चीज भी आप सामने रखें कि जो 22 के सिवियर फ्लड्स थे, they were very severe on the people of Pakistan. और जो 2025 के दोबारा फ्लड्स हैं, वो 2 ऐसे शॉक्स थे जो अगर किसी की फसल 10 लाख की थे, फसल पे लगा दी, चली गई, शॉक, he is gone into poverty. आपके घर में कोविड आया और खुदा न खास्ता जो ब्रेड अर्नर था वो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट नहीं रहा हमारे साथ। बात जो आपने की कि दुनिया ने रिकवर कर लिया। ये जो शॉक्स लगे, स्पेशली अगर हम सिर्फ कोविड की बात करें, दुनिया ने उससे रिकवर कर लिया। सबसे आगे में यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हम अभी वापस आ रहे हैं, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद। इस्लामाबाद के तमाम शहरी जो इस वक्त हमारे इस शो को देख रहे हैं, वो ज़रा अलर्ट होकर सुने, क्योंकि इंपॉर्टेंट ऐलान होने वाला है। वो ये है कि ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों को 1 अक्टूबर तक ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने की मोहलत दे दी है, और इस तारीख के बाद बगैर लाइसेंस गाड़ी या मोटरसाइकिल चलाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जनाब, वो तमाम लोग जो बाइक भी चलाते हैं, जो ड्राइविंग भी करते हैं, वो अगर बगैर लाइसेंस के चलाएंगे तो सब कान खोलकर सुन ले, उनके खिलाफ कार्रवाई पकड़ होने वाली उनकी। ये वाजे हो चुका है, कोई शहरी बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाते हुए नजर ना आए, वरना मुकदमा दर्ज होगा और ड्राइवर को अरेस्ट भी किया जा सकता है, और इसके अलावा गाड़ी भी बंद कर दी जाएगी। तो ये कार्रवाई बिला तफरीक होगी, ये भी वाजे किया गया, चाहे कोई भी शख्स हो। वो ये नहीं है कि अच्छा जी फोन करा लीजिए, जरा बात कीजिएगा। अक्सर हम मैं आपको नहीं, मेरे पास लाइसेंस है। नॉर्मली हम ये देखते हैं किसी का चालान हो रहा है या कोई रोका हुआ है गाड़ी को, तो कहते हैं अच्छा 1 सेकंड रुकेगा, जरा मैं फोन, ये बात कीजिएगा। नहीं, एक और चीज होती है, पता नहीं है मेरे अब्बू कौन है, मेरे डैडी कौन है, बहरहाल ये सब कुछ अब नहीं चलेगा। अब कार्रवाई होगी तो ये बेहतर होगा कि आप अपना लाइसेंस जाकर बनवा लीजिए। इस बारे में कुछ मजीद बात कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है DIG मोहम्मद हारून जोया साहब। उनकी तरफ चलते हैं और उनसे जानते हैं कि ये जो इनिशिएटिव अब लिए जा रहा है और ये जो मोहलत मजीद दी जा रही है, ये कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड गोल्स क्या रखे गए हैं इस सिलसिले में। थैंक यू सो मच हारून साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच जी, बिल्कुल खैरियत से। और मैं आपका शुक्र मशकूर हूँ कि आपने हमें अपॉर्चुनिटी दी कि हम अपनी पब्लिक से बात कर सकें। ग्लैड टू हैव यू। बड़ा ज़रूरी है, ये बताइए ज़रा, जो देखने वाले हैं जिनके पास अभी लाइसेंस नहीं है, या कुछ लोगों का ये भी होता है कि भाई बहुत ज़्यादा ना टाइम लग जाता है जब हम जाते हैं किसी भी सरकारी दफ्तर में, क्या आसानियाँ की गई हैं और ये मोहलत देने का मकसद जो है वो भी ज़रा बताइए क्या है। जी, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं जी कि इस इन्फोर्समेंट का मकसद खामखा लोगों को तंग करना हरगिज़ नहीं है। जैसे कि आप तमाम को मालूम है कि रोड जो है वो शेयर्ड स्पेस होती है। उस शेयर्ड स्पेस के अंदर हमारी छोटी सी गलती ना सिर्फ हमारी अपनी लाइफ एंड प्रॉपर्टी के लिए ख़तरे का बायस बन सकती है, बल्कि बाकी जो लोग उस शेयर्ड स्पेस को यूज़ कर रहे होते हैं उनके लिए भी वो मुश्किलात का बायस बन सकती है।
कानून के ऊपर अमल दरामद जो है ये बहैसियत सिटीज़न हम तमाम का फ़र्ज़ है, और इस पूरी कैंपेन का ऑब्जेक्टिव भी ये है कि हम तमाम बहैसियत सिटीज़न इस फ़र्ज़ को निभाएं, और उसमें जो लॉ इन्फोर्समेंट है वो चूँकि हमारी पुलिस की ज़िम्मेदारी है, तो इसीलिए हम कैंपेन लॉन्च करने जा रहे हैं कि इस चीज़ को इंश्योर करें कि हमारे तमाम सिटीज़न्स जो हैं वो लॉ अबाइडिंग सिटीज़न्स होंगे, वो कानून का ख्याल रखेंगे और अपने लिए भी आसानी पैदा करेंगे। और जो बाकी सब कुछ ऐसे ही आसान होता, जितनी आसानी से आप ये बात करें, काश ऐसा ही होता। जी डेफिनेटली, और इसीलिए हमने मज़ीद ये टाइम भी दिया कि 1 अक्टूबर के बाद, जैसे आप तमाम को मालूम है कि इसकी बड़ी स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट होने जा रही है और बिला तफरीक होगी। इस मकसद के लिए अभी हमने अपने फैसिलिटेशन सेंटर्स जो हैं वो 24 आवर्स के लिए खोलने जा रहे हैं। इसके अलावा हमारे जो 4 मोबाइल फैसिलिटेशन सेंटर्स हैं वो शहर में मुख्तलिफ मकामात के ऊपर हम उनको प्लेस करेंगे, जस्ट टू मेक इट ईजी फॉर द पब्लिक कि वो अपने लर्नर लाइसेंस, अगर जिनके पास नहीं है वो लर्नर लाइसेंस हासिल कर सकें, जिनके लाइसेंस एक्सपायर हो चुके हैं वो उनको रिन्यू करा सकें। अच्छा, और अगर कोई अंडर एज, हम नॉर्मली देखते हैं लोग वैसे नॉर्मली कहते हैं कि जो छोटा उम्र का बच्चा गाड़ी चला रहा होता है, गाड़ी अगर बड़ी हो तो फिर मिथ है कि शायद उनको रोका नहीं जाता क्योंकि एक बड़ी गाड़ी है या काले रंग की गाड़ी है या बड़ी गाड़ी है। तो इसके बारे में कि अंडर एज जो लोग चला रहे हैं उनके खिलाफ क्या होगा फिर? जी, अंडर एज ड्राइवर्स के ख़िलाफ़ तो बिल्कुल बड़ी स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट इस्लामाबाद पुलिस हमेशा से करती है, और इसमें किसी चीज़ को हम जो है वो सामने मद्देनज़र सिर्फ यही होता है कि बाकी लोग जो हैं उनके लिए मुश्किलात ना बने। अंडर एज के लिए हम पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इस चीज़ को इंश्योर करें, क्योंकि अगर अंडर एज ड्राइवर जो है वो पाया गया तो ना सिर्फ उसके लिए मुश्किल होगी, उसका कैरियर आगे ख़राब होगा, बल्कि उसके पेरेंट्स के खिलाफ कार्रवाई करेंगे हम। तो ये मैं आपके थ्रू ये बताता चलूँ कि ऐसे पेरेंट्स को मैं बताता हूँ कि प्लीज़ इस चीज़ को इंश्योर करें कि आपका अगर कोई बच्चा अंडर एज है, 18 साल से कम उम्र का है, तो प्लीज़ मेक इट श्योर कि वो रोड पे ड्राइव ना वो ना चलाए। ठीक है। अच्छा, जिन लोगों ने माइग्रेट किया हुआ है दूसरी सिटी से, उनके लिए क्या आसानियाँ रखी गई हैं? अगर वो कन्वर्ट करवाना चाह रहे हैं या फिर रिन्यू करवाना चाह रहे हैं, उनके लिए फिर क्या आसानियाँ हैं? जी, कन्वर्जन जो है, अगर इफ़ समवन इज़ लेट्स से फ्रॉम प्रोविंस ऑफ सिंध और पंजाब, तो उसका बड़ा आसान सा प्रोसेस है। वो हम जो है उन्हीं का जो वैलिड लाइसेंस है उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं इनटू लाइसेंस फ्रॉम इस्लामाबाद। उनको दोबारा टेस्ट तो नहीं देना पड़ेगा दोबारा से? नहीं जी, अगर उनका वैलिड लाइसेंस है तो उनको कोई टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। और अगर उनका लाइसेंस जो है वो एक्सपायर्ड है तो फिर उसकी वैलिडिटी चेक करके कि क्या जो पिछला लाइसेंस है वो जेन्युइन है, उसके बाद हम उसको पूरा प्रोसेस फॉलो करवाएंगे। अच्छा, सज़ा के बारे में भी थोड़ा सा बता दें, जो खिलाफ वर्जी करते हुए पाया गया, क्या तब्दीलियाँ की गई हैं, सज़ा कितनी हो सकती है, जुर्माना कितना हो सकता है? जी, उसके अंदर ये है कि हमारे पास जो PPC है उसके तहत 279 PPC के तहत हम उसको रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग के तहत उसके ऊपर FIR रजिस्टर करेंगे, और साथ ही साथ जो मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस के तहत उसका चालान होगा। ना सिर्फ उसकी गाड़ी को इम्पाउंड किया जाएगा बल्कि ऐसे ड्राइवर्स की अरेस्ट भी अमल में लाई जाएगी। ठीक है, और डिजिटल लाइसेंस वो कितना वैलिड होगा? क्योंकि लोग अक्सर कह रहे होते हैं हम गाड़ी में लाइसेंस हर वक्त रख के नहीं घूम रहे होते, तो उनके उसके बारे में थोड़ा सा बता दें। जी, अगर तो उसका लाइसेंस वी हैव आवर सिस्टम जिसके थ्रू हम उसकी वैलिडिटी जो है वो इंश्योर कर सकते हैं। तो पहली रिक्वेस्ट तो ये है कि जस्ट लाइक योर CNICs कीप द लाइसेंस विद योरसेल्फ। जैसे कि आपको पता है इंटरनेशनली भी जो लाइसेंस है उसकी सिग्निफिकेंस इज़ एज गुड एज योर CNIC और सोशल सिक्योरिटी नंबर। सो मैं अपने तमाम सिटीजन्स को भी आपके थ्रू ये मैसेज दूंगा कि अपना लाइसेंस अपने साथ रखें, अपने बटुए में रखें। अब जस्ट इन केस नहीं है किसी के पास और डिजिटली फ़ोन पे उसके पास है, पिक्चर्स उसकी मौजूद हैं, क्योंकि उसकी भी फ़ीस तो ली जाती है, तो वो शहरी कहने का हक रखता है कि भाई मैंने इसकी फ़ी पे की है, तो फिर ये बिल्कुल उस तरह से श्योर अगर उसके पास उसकी ट्रू कॉपी मौजूद है डिजिटली तो उसको हम वेरीफाई करेंगे, और अगर वो वाकई वैलिड है तो उसके ऐसे किसी शख्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, इंटरनेशनल जो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाह रहे हैं या फिर जिनका है एक्सपायर हो गया, उनके लिए क्या है, और क्या उसके अंदर भी कोई डिफरेंट प्रोसेस होगा या फिर किसी भी सेंटर पे जाकर बनवाया जा सकता है? जो इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट है जी, मैं पहले तो आपको ये बताता चलूँ कि इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से जो इशूड लाइसेंस है वो 35 कंट्रीज़ में एज ए ड्राइविंग परमिट आप यूज़ कर सकते हैं। इवन इन गल्फ?
गल्फ़ के साथ गल्फ़ में कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि जो इंटरनेशनल परमिट है, अगर आपके पास एक वैलिड इस्लामाबाद पुलिस का लाइसेंस है तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सेंटर से आप इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट उसी एक दिन के अंदर जो है वो इशू करवा सकते हैं। ठीक है। और फ़ी स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर तो कोई तब्दीली नहीं आई, उसके बारे में भी थोड़ा सा बता दीजिए। जी, फ़ी स्ट्रक्चर हमारा वही है जो पहले से चला आ रहा है। और कन्वीनियंस के लिए मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमारे जो फैसिलिटेशन सेंटर्स हैं, जैसा कि मैंने पहले आपसे कहा, वो सुबह 8 से लेकर रात 12 बजे तक, और 2 फैसिलिटेशन सेंटर्स हमारे 24 घंटे के लिए काम करेंगे, जस्ट टू मेक श्योर। एक तो फैजाबाद वाला है जो 24 आवर्स जी एग्जैक्टली, और दूसरा हमारा जो F6 में है। F6 ठीक है। ओके, अच्छा, एक किसी ने अगर लाइसेंस बनवाना है, मैं लास्ट सवाल कर लूँ, किन किन मराहिल से एक आम बंदे को लाइसेंस बनवाने के लिए गुजरना पड़ता है? क्या क्या चीज़ें वो जहन में रख के आए जब वो लाइसेंस बनवाने के लिए? जी, इसमें यह है कि जी अगर तो पहले लाइसेंस नहीं बना हुआ तो उसका मेडिकल टेस्ट होएगा, और अगर वो मेडिकल टेस्ट हमारे पास अगर किसी पब्लिक हॉस्पिटल से उसने ऑलरेडी अपना मेडिकल टेस्ट करवा रखा है तो वो अपने वो डॉक्यूमेंट्स लेके आए। उसके बाद उसको लर्नर लाइसेंस इशू किया जाएगा विच विल बी वैलिड फॉर 42 डेज़। इसके दौरान हमारा जो एजुकेशन डिवीजन है ट्रैफिक का, वो उसकी क्लासेस होती हैं जो रेगुलरली चल रही हैं डेली बेसिस पे, वो उस ऐसे शख्स को जो है वो उन क्लासेस के थ्रू गुजरना पड़ेगा, और उसके बाद फिर उसका ड्राइविंग टेस्ट होएगा, उसके साइन टेस्ट लिए जाएंगे, और आफ्टर 42 डेज़ उसका ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो डिलीवर किया जाएगा। बहुत शुक्रिया हारून साहब, हमारे साथ मौजूद थे। जनाब, इस्लामाबाद में तमाम वाले जो कि ड्राइविंग लाइसेंस नहीं रखते और ड्राइव कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपना लाइसेंस बनवा लीजिए, क्योंकि अगर नहीं बनवाएंगे तो डेफिनेटली कार्रवाई की जाएगी, गिरफ्तारी भी अमल में आ सकती है। तो भाई जाके अपना लाइसेंस बनवा लीजिए। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ मजीद बात करेंगे, साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। आपको पता है कि मानसून जो बारिशें हैं वो तो यहाँ पे होके चली गई हैं, सैलाब भी चला गया, लेकिन बहुत सारे मसाइल जो है ना वो जन्म ले गए हैं। इसके बाद वो है उनमें से एक मसला जो है ना वो डेंगू का भी है। पिंडी इस्लामाबाद की अगर हम खास तौर पर बात करें, यहाँ पर डेंगू बहुत ज़्यादा फैल रहा है, बेकाबू हो चुका है, और 24 घंटों के दौरान डेंगू के 54 नए मरीज़ भी रिपोर्ट हुए हैं। महकमे सेहत का ये बताना है कि रावलपिंडी में 24 घंटे के दौरान मजीद 30 अफराद में डेंगू वायरस की तशखीस हुई है। और शहर की ओवरऑल बात करें जुलाई से अब तक मरीजों की तादाद तो वो 511 तक जा पहुंची है, 511 तक हो गई है। अच्छा, ओवरऑल अगर मुख्तलिफ शहरों की बात करें, वहाँ पर भी इसी तरह की सिचुएशन देखने में आ रही है। मानसून के बाद लाहौर हो गया, कराची हो गया, इस्लामाबाद, रावलपिंडी हो गया, यहाँ पर भी केसेस सामने आ रहे हैं। तो हमने सोचा कि लाहौर से भी सिचुएशन जान लेते हैं कि क्या है, कितने मरीज़ अभी तक रिपोर्ट हो चुके हैं और उनकी हालत कैसी है, और इसके साथ साथ लाहौर में इंतज़ामिया की जानिब से क्या किया जा रहा है और इस्लामाबाद के अंदर क्या सिचुएशन है, ये भी जान लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं DHO इस्लामाबाद डॉक्टर राशिदा साहिबा, स्टूडियोज़ में उन्होंने हमें ज्वाइन किया। उनकी तरफ चलते हैं, उनसे जानते हैं इस्लामाबाद की सिचुएशन। डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए, ग्लैड टू हैव यू ऑन द शो। क्या वाकई में ज़्यादा ख़राब है सिचुएशन इस्लामाबाद में डेंगू के केसेस के हवाले से? देखिए, जो रिसेंटली हमारी बारिश का स्पेल काफ़ी प्रोलॉन्ग रहा है, और फिर फ्लड, पोस्ट फ्लड पानी स्टेगनेशन होती है। हमारी पूरी टीम्स जो हैं पूरा साल सर्वेलेंस एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ रहती हैं, लेकिन चूंकि ये जो क्लाइमेटिक चेंजेस हैं तो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि ये जो उनके लिए ब्रीडिंग जो आपका वेदर है ये मोस्ट फेवरेबल है डेंगू के लिए। अच्छा, सो इट्स नॉट आउट ऑफ कंट्रोल, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डूइंग फाइन। लाइक लास्ट ईयर जो थे उसके कंपैरेटिवली आप देखें तो इट्स लोअर नंबर्स कम है, लेकिन ये है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चूँकि अभी पीक नहीं आई, अभी अक्टूबर, सितंबर, अक्टूबर वो मंथ्स हैं जहाँ पे डेंगू की पीक सीजन, उसमें अभी देखना होगा कि पिछले साल से कंपैरेटिवली कितने पेशेंट है। अच्छा, सिम्टम्स के बारे में थोड़ा सा हम चाहते हैं कि हम हर साल जो है ना वो भूल जाते हैं, पिछले साल डेंगू आया था तो ज़रा रिकॉल करते हैं कि क्या सिम्टम्स इसके होते हैं। क्या आम बुखार, उसका भी जाके हमें टेस्ट करवा लेना चाहिए कि कहीं डेंगू तो नहीं हो गया? देखिए, इसके साथ बुखार तो होता ही है, हेडेक बहुत ज़्यादा आपकी, और आई बॉल्स जो हैं उनके पीछे दर्द होता है। फिर ये होता है कि लिथार्जिक, आपको वीकनेस ज़्यादा फील होती है,
और बॉडी पे धब्बे स्पॉट्स होते हैं, रेड स्पॉट्स। मैं थोड़ा सा बता दूं, मैं आपको बता रही थी, हर जगह पे दर्द होता है ना, हर जगह पे दर्द होता है, आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि आप ना अपना फोन भी उठा के देखें। बिल्कुल, तो वो आपको पता चल जाता है कि ये डेंगू है, तो टेस्ट, लेकिन यही है कि आइडियली बुखार तेज होता है, हाँ तेज बुखार होता है, आपको टेस्ट जरूर करवा लेना चाहिए और बेहतर है कि जितना अर्ली आप टेस्ट करवा लें। आप अपना इलाज तो बेसिकली यही है कि कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट होती है, पैरासीटामोल लेते हैं, फ्लूइड ज़्यादा, और लेकिन उससे पहले हमने बचना है डेंगू से, और उसके लिए मैं कहती हूँ कि आप सिर्फ हेल्थ टीम्स पे रिलाई ना करें, इंडिविजुअली हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कैसे बच सकते हैं? जैसे हम अब चलें अपने घर में स्प्रे कर लिया या कोई हाथों पैरों पे कुछ लगा लिया, लेकिन ये है कि ऑफिस में या दीगर जगहों पे आपने जाना है, कहाँ से गुजर के जा रहे हैं, कैसे प्रोटेक्ट करें? देखिए, ऑफिस में भी तो एक कोई फोकल पर्सन होना चाहिए जिसकी जिम्मेदारी हो कि वो डेली आए, चेक कर ले कि कहीं पानी खड़ा तो नहीं है, कहीं गमला है उसमें पानी, कहीं उसके पॉट है, आपकी छत चेक कर लें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर ये मैनेज हो जाएं तो वो डेंगू चूँकि पलता ही, इसकी जो कहते हैं ना परवरिश ही पानी में होती है, तो वो आपने सोर्स जो है साफ पानी का मच्छर। अच्छा, ओवर द इयर्स हम ठहरने नहीं देना। हम तो एक्सपर्ट्स नहीं है, लेकिन हम आप लोगों से ही सुनते हैं, आप जैसे लोगों से ही सुनते हैं कि जो वायरस होता है वो म्यूटेट भी करता है। और इस वक्त जो सिचुएशन है, कितने साल हो चुके हैं डेंगू के केसेस, जब पाकिस्तान के अंदर हमने बड़ी बुरी पीक्स भी देखी हैं जिसमें हज़ारों लोगों की जाने गई हैं, क्या म्यूटेट भी किया है और क्या तब्दीली भी आई, मजीद एडवांस भी हुआ है ये वायरस? जी देखिए, ये इसके सीरोटाइप्स डिफरेंट हैं, यानी डेन 1 डेन 2 होता है। लास्ट ईयर डेन 2 था, इस साल अभी चूँकि चल रहा है सीज़न, तो हमने NIH से भी रिक्वेस्ट की है कि ज़रा इस पे भी स्टडी कर लें कि जो केसेस आ रहे हैं क्या वो डेन 1 है या डेन 2 है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि ये हर साल डिफरेंट सीरोटाइप्स के साथ सामने आता है। एज ब्रैकेट कौन सी होती है, कौन से पेशेंट ज़्यादा आते हैं? जो ज़्यादा, एक तो ज़्यादा मेल्स को इफेक्ट कर रहा है, और ज़्यादा जो बाहर जाते हैं, बिल्कुल जो वर्किंग एज ग्रुप है उसमें ज़्यादा होता है। तो बच्चों में भी होते हैं केसेस? बच्चों में भी होते हैं, लेकिन वही बात है कि बच्चे चूँकि घर के अंदर होते हैं तो मोस्टली दे आर सेफ, बट इफ़ दे आर स्कूल गोइंग तो वो एहतियात यही है कि आपने हाफ स्लीव्स नहीं पहननी, रिपेलेंट लगाना है। और ये है कि हमारी टीम्स जो इस्लामाबाद की, मैं आपको बताऊं कि ऑन ग्राउंड काम कर रही हैं और वेक्टर सर्वेलेंस हो रहा है, एलिमिनेशन ऑफ जो ब्रीडिंग ग्राउंड्स हैं कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यही बात है कि मैंने जैसे पहले भी कहा कि ये हम सबको मिलके ही करना पड़ेगा, और इसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, सैनिटेशन है, ज़ाहिर है आपके जो गार्बेज के डम्प्स हैं आपने उसको भी क्लियर करना होता है, काम करना पड़ता है। देन इंडिविजुअली आपकी अपनी सेहत का मामला, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी अपनी बन जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़, एक तो देही इलाकों से ज़्यादा केसेस आ रहे हैं या फिर शहरी इलाकों से, और दूसरा ये भी बता दीजिएगा कि जब हम बात करते हैं कि अपनी इम्यूनिटी के ऊपर आप ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, तो ये वो मौसम है जो तब्दील हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा सिट्रस फ्रूट्स आप नहीं ले सकते, लेमन नहीं ले सकते हैं, गला भी ख़राब हो जाता है, देन मेरी तो तबीयत ख़राब हो जाती है, गला ख़राब हो जाता है। तो फिर हम अपनी इम्यूनिटी को बेहतर करने के लिए इस मौसम के अंदर क्या कर सकते हैं? देखिए, इम्यूनिटी के लिए जो है आपने फ्लूइड ज़्यादा लेने हैं, और फ्लूइड्स में अगर आप सिट्रस जूसेस नहीं ले सकते तो आप ये कर सकते हैं कि ग्रीन टी, कहवा इज़ द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। उसमें आप थोड़ा सा लेमन डालें, वज़ाहिर विटामिन सी तो ज़रूरत है ही है, तो यानी फ्लूइड जितना भी किसी भी फॉर्म में हमें हाइड्रेटेड रहना है, ठीक है। और जो सीजनल आपके फ्रूट्स हैं, एप्पल का जैसे सीज़न है वो आप खाएं, तो सीजनल फ्रूट्स बेस्ट हैं। और आपने दही और शहरी इलाकों का पूछा, तो दही इलाकों में बिल्कुल इस दफ़ा ज़्यादा केसेस दही इलाकों से आए, और उसकी वजह भी ये, एक तो रेन था, और सेकेंडली ये कि आप अगर हमारे दही इलाकों की तरफ जाएं तो वहाँ पे स्टोरेज, पानी का स्टोर करने का एक ट्रेंड है, और उसकी वजह ये कि चूँकि पानी के मसाइल हैं तो वो लोग स्टोर करते हैं, तो उस पानी के ऊपर अब उस पर वो ब्रीड कर रहे होते हैं मच्छर। अच्छा, तो लोगों को एट द एंड आप ये बता दें कि अवेयर किस तरह से किया जाता है, क्या किया जा सकता है, क्योंकि काफ़ी सालों से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में डेंगू के केसेस हैं, वो जिस तरह आयशा ने बात की, कभी बहुत ज़्यादा पीक हो जाती है, अभी भी लोगों में अवेयरनेस की कमी है। मैं यही बात देख रही हूँ कि हर साल हालांकि अवेयरनेस कैंपेन्स चल रही होती हैं, मीडिया की आप लोग भी मैसेज दे रहे होते हैं, लेकिन हमारा बिहेवियर्स हम चेंज नहीं कर रहे।
तो रियली यकीन करें कि अगर हमारे बिहेवियर्स हम इनबिल्ट अपने अगर ये चीज़ें कर लें कि मैंने निकलते वक्त चेक करना है, ये देखना है, ले जाते हैं। हाँ ईजी लेते हैं। हम लोग कहते हैं कि बस ठीक है ना, वो टीम आएगी वो कर लेगी, यू नो कि ये इनका काम है। अच्छा आपकी गली में आउटसोर्स किया हाँ हुआ है। वो बिल्कुल आउटसोर्स कर लेते हैं। तो गली अगर आपकी वो कुछ खुला हुआ है, पानी का पूल बना हुआ है, कोशिश करें कि चले एक बेलचा उठा के मिट्टी डाल दी उसको, आप वो पानी ड्राई हो जाए। क्योंकि इतना छोटा सा भी वो पूल जो स्टेगनेंट वाटर जमा होता है तो वो मच्छर को ब्रीडिंग की साइट बन जाती है और वो डेंगू। और हम ये अंडरस्टैंड नहीं करते कि ये हमें कितना ज्यादा, हमें या हमारे प्यारों को कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। बहरहाल जी अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ये है कि स्टेबल है हमारा, कोई पेशेंट उस तरह नहीं है कि हॉस्पिटलाइजेशन बहुत कम है। ठीक है, बहुत कम है, लेकिन अगेन क्योंकि हम देख चुके हैं, हम इसकी पीक देख चुके हैं, हम ये देख चुके हैं कि ये कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो उसके लिए जरूरी है कि हमें खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, अपनी भी अपनी फैमिली की भी। थैंक यू सो मच वक्त देने के लिए, अच्छा लगा आपसे बात करके। आई एम श्योर देखने वाले भी इंजॉय कर रहे हैं हमारे प्रोग्राम को भी, हमारे डिफरेंट सेगमेंट्स को भी। वक्त हो चुका है ख़त्म, इंशाल्लाह आपसे करेंगे दोबारा मुलाकात। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।